अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मुताबिक होगा। उन कॉन्सेप्ट्स को आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ग्रैब करेंगे और इंशाल्लाह फिर फर्दर लेक्चर आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन से क्या मुराद है? द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन जो एक खास टाइम के बाद अपने आप को दोहराए, किसी बॉडी का ऐसा मोशन जो एक खास टाइम के बाद रिपीट हो, यानी कि एक खास किस्म का मोशन हुआ फिर अगेन एक टाइम के बाद दोबारा से उसको दोहराए फिर दोबारा दोहराए, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और ये जो वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे पीरियोडिक, बेसिकली इसका मतलब ही यही है। इसका मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके स्कूल के अंदर जो है वो डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, और वो वीकली जो है वो रिपीट होते हैं, वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक रिपीट होते हैं, इस वजह से उनको पीरियड्स कहते हैं और ये भी हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, जिनमें सबसे कॉमन मिसालें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी मिसाल हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल रॉकिंग चेयर, इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर ये जो रॉकिंग चेयर नजर आ रही है ये आगे की तरफ जा रही है, फिर अपने मोशन को रिपीट करते हुए पीछे की तरफ आ रही है, फिर आगे की तरफ जा रही है, फिर पीछे की तरफ आ रही है। तो एक खास टाइम के बाद ये अपने मोशन को रिपीट कर रही है और इसी वजह से इसका ये जो मोशन है वो कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल, एक स्विंग की हो सकती है, एक झूले की हो सकती है इन मोशन। एक झूला है जो बार बार अपनी हरकत को दोहरा रहा है, ये बच्चा या जो भी, अगर वो झूले पर है तो पहले झूला आगे की तरफ जा रहा है और फिर ये झूला पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये बार बार एक खास मोशन को रिपीट कर रहा है ना बार बार। इस वजह से स्विंग की भी जो मोशन है, यानी कि झूले की भी जो हरकत है, वो कहलाएगी पीरियोडिक मोशन। इसी तरीके से तीसरी मिसाल हो सकती है घड़ी की सुइयों की। घड़ी की सुइयां एक खास टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करती हैं, जैसे मिनट की सुई आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रही है। और फिर आर की सुई भी अपने मोशन को रिपीट कर रही है 12 घंटे के बाद। ठीक है ना, जो सेकंड की सुई है वो तो हर 60 सेकंड बाद अपने मोशन को रिपीट करती है। मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद रिपीट करती है। और घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे बाद अपने मोशन को रिपीट करती है। तो ये तीनों मिसालें जो मैंने आपको दी हैं, ये तीनों मिसालें हैं पीरियोडिक मोशन, एक ऐसा मोशन जो कि एक खास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। सो इट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। सेकेंड, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, एक ही बात है। और इस मोशन की खास बात यह है कि ये टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी बॉडी का अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट जिसे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, उसके इर्द गिर्द आगे पीछे। जो टू एंड फ्रो लिखा हुआ है ना, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे मूव करना। किसी भी पॉइंट के अगर आगे पीछे मूव करते हैं तो ऐसे मोशन को टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। सो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसकी मिसालें देख लो, कुछ तो वही मिसालें हैं जो मैंने आपको पीरियोडिक में दी थी, क्योंकि वो टू एंड फ्रो भी हैं। मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट के आगे जा रही है, फिर एक पॉइंट के पीछे जा रही है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये उसके आगे पीछे मूव कर रही है। तो ये जो रॉकिंग चेयर है इसकी मिसाल पीरियोडिक की भी है, क्योंकि एक खास टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। और ये जो मिसाल है वो ऑसिलेटरी भी है, क्योंकि एक पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा है। इसी तरीके से जो स्विंग वाली मिसाल थी वो भी है ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि यहां पर भी आप देखो तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये उसके पीछे और फिर आगे मूव कर रहा है, यानी कि टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। सो ये मोशन भी ऑसिलेटरी होगी। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो तीसरी मिसाल दी थी घड़ी की सुइयों की, वो पीरियोडिक तो है, लेकिन वो एक पॉइंट के आगे पीछे नहीं है, बल्कि वो रोटेटरी मोशन तो हो सकती है, बट वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, एक पॉइंट के आगे पीछे नहीं है। तो इसकी और भी कुछ मिसालें हैं, उनको भी देखो। सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल हो सकती है। सिंपल पेंडुलम का एक पॉइंट है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये उसके आगे पीछे मूव कर रहा है। तो अगर उस पॉइंट के आगे पीछे लगातार मूव कर रहा है तो इसका मोशन भी क्या कहलाएगा? ये एक सिंपल पेंडुलम है, सादा पेंडुलम है। समझ लो हमने क्या करा हुआ है, एक धागे की मदद से एक बॉडी को, एक बॉल को, एक बॉब को हमने हैंग किया हुआ है और उसको हम मूव करवा रहे हैं इस तरीके से, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और आगे वैसे हम लोग इसको इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बहुत डेप्थ में, लेकिन इसका मोशन भी आप देख सकते हो एक पॉइंट के आगे पीछे। सो इट इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन, सो इट इज ऑसिलेटरी मोशन। और चौथी मिसाल हो सकती है एक सेल फोन के वाइब्रेट होने की। जब सेल फोन वाइब्रेट होता है तो भी आपको पता है वो एक पॉइंट के आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा होता है। तो ये तो बिल्कुल आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया होगा। तो मोबाइल फोन का वाइब्रेट करना भी वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है। तो अब आप फर्क समझ जाओ
पीरियोडिक मोशन एक खास वक्त के बाद रिपीट होता है और ऑसिलेटरी भी रिपीट होता है, लेकिन वो एक पॉइंट के आगे पीछे होता है, गोल गोल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अर्थ का रिवॉल्व करना अराउंड सन, वो पीरियोडिक तो है बट वो ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के आगे पीछे नहीं हो रहा, बल्कि वो तो सूरज के इर्द गिर्द गोल गोल घूमकर होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करना अराउंड न्यूक्लियस, वो भी पीरियोडिक तो है बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी की मिसालें समझ लो, एक पॉइंट के आगे पीछे। अब कुछ और डेफिनेशन है जिनको आपने समझना है, ये डेफिनेशन निकाली है ताकि चैप्टर को फर्दर समझने में आसानी हो। जिनमें से पहली डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन है वाइब्रेशन की। क्या कहलाती है एक वाइब्रेशन, यानी कितना फासला कवर करने को हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। तो उसको समझ लो। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करती है, एक पॉइंट से जाती है, फिर दोबारा टू एंड फ्रो मोशन करने के बाद जब उसी पॉइंट पर वापस आती है, सो इट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। कोई भी बॉडी ऐसे मूव करे कि एक पॉइंट से मूव करे और पूरा चक्कर लगाने के बाद जब वापस आएगी तो उसको काउंट किया जाएगा वन वाइब्रेशन। मिसाल के तौर पे पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये यहाँ तक गया और यहाँ तक जाने के बाद जैसे ही ये इस पॉइंट पर वापस आएगा, इसको हम काउंट करेंगे कि एक वाइब्रेशन हो गई। फिर क्या होगा? ये दोबारा जा रहा है, दोबारा जाते जाते अब ये जैसे ही वापस आएगा इस पॉइंट पर, ये तो हम इसको काउंट करेंगे दो वाइब्रेशन हो गई। तो कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है, मतलब कि यहां से स्टार्ट हुए फिर जाना और फिर जाकर वापस आना इस पॉइंट पर अगेन, तो उसको हम काउंट करते हैं एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन। और जैसे कि अभी आप देख सकते हो 3 वाइब्रेशन मुकम्मल हो चुकी हैं। ओके, सो समझ जाओ एक वाइब्रेशन किसको कहा जाता है। उसी से मिलता जुलती एक और डेफिनेशन है टाइम पीरियड। किसे कहते हैं टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड डेफिनेशन इसकी ऐसी है कि आप, इसका नाम है ना टाइम पीरियड, तो इसकी डेफिनेशन भी टाइम से ही स्टार्ट होगी। ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज होते हैं। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन स्टार्ट ही टाइम पीरियड से होती है, मतलब टाइम से होती है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जो टाइम लगता है। वाइब्रेशन आप समझिए ना, जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, जहां से हमने रिलीज किया था वहां से बॉडी जाती है और जाने के बाद जब वापस आती है तो उसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में कितना वक्त लग रहा है, उस वक्त को कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कि उर्दू में कहते हैं दौरी वक्फा। दो बातें और इसके लिए याद रखनी है, इसको हम जाहिर करते हैं टी से। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। नॉर्मली जो टाइम होता है उसको स्मॉल टी से शो करते हैं, बट टाइम पीरियड को स्पेशली जो है वो कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है। और इसका जो एस आई यूनिट है वो सेकेंड है, क्योंकि ये खास किस्म का वक्त ही है, तो उसका एस आई यूनिट भी सेकेंड ही होगा। ओके जी, तो अब समझ लो इसको। मिसाल के तौर पे एक स्प्रिंग है, ये आप देख सकते हो कौन सा मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन है ये? टू एंड फ्रो मोशन। एक पॉइंट के आगे पीछे, एक पॉइंट के आगे जा रहा है फिर उस पॉइंट के पीछे जा रहा है, तो ये कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहां से काउंट करना शुरू करना है, ठीक है, और घड़ी के जरिए देखना है कि ये कब यहां पर वापस आया। जितना वक्त गुजरेगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, अभी घड़ी देख सकते हो मोबाइल के अंदर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो स्टॉप वॉच। वहां पे आप देख सकते हो कि जब ये यहाँ पर था, ये जाने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जब इधर वापस आया, ये हो गया एक वाइब्रेशन। अब आपने काउंट करना है कि अपना एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करता है। ये आपका असाइनमेंट है, आपने कमेंट्स के अंदर लिखना है लाजमी तौर पे। स्टॉप वॉच ऑन करो या घड़ी देखो और सिर्फ ये देखो कि अपना जो एक राउंड है, ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्ट हो रहा है, ये गया और ये वापस आया, तो आप नोट करो कि ये कितनी देर में हो रहा है। तो जो भी टाइम लगेगा वो कहलाएगा इसका टाइम पीरियड, और जो कि आप सेकंड के अंदर मेजर कर लोगे। इसी तरीके से तीसरी डेफिनेशन होती है फ्रीक्वेंसी। उर्दू में कहते हैं ताद्दुद या तादाद। तादाद से याद रखोगे द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में होने वाली जो वाइब्रेशंस की तादाद है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब मिक्सअप नहीं करना। टाइम पीरियड मैंने बताया एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में कितनी देर लग रही है, और फ्रीक्वेंसी के लिए मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो ये तादाद है, इसको बाकायदा काउंट करना है कि एक सेकंड में 5 मरतबा वाइब्रेट कर रहा है, 10 मरतबा, 100 मरतबा, जितनी मरतबा ही वाइब्रेट करेगा तो उस तादाद को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है एफ से। फ्रीक्वेंसी है तो एफ से जाहिर करते हैं और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। वैसे तो अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी होती है क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। आप वाइब्रेशंस काउंट करो कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और उसको आप डिवाइड करा दो टाइम से। ठीक है, तो होगा क्या कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, लेकिन टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये कहलाएगा 1/सेकेंड। और यही 1/सेकेंड जो है ना, ये बराबर होता है हर्ट्ज के।
तो आप लोग सुनोगे 20 हर्ट्स, 40 हर्ट्स, 256 हर्ट्स। तो वो जो हर्ट्स है उसका मतलब होता है इतनी वाइब्रेशन पर सेकेंड। मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़ते हो कहीं पर 25 हर्ट्स, तो इसका मतलब यह है कि 25 वाइब्रेशन हो रही हैं इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 25 मरतबा वाइब्रेशन हो रही है। मतलब इस फार्मूले का ये मतलब है। और एक बड़ा एम फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/t के। टी क्या है? टी है टाइम पीरियड, और एफ तो मैंने आपको अभी बताया कि एफ किसको जाहिर करता है? एफ जाहिर करता है फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी की एक लॉजिक ये भी है कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि किसी चीज का अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगी। देखो लॉजिकल बात है, टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब हो गया एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अपने आप वाइब्रेशंस की तादाद कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर टाइम पीरियड कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में कम वक्त लग रहा है, मतलब जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो रही है। जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो रही है तो अपने आप फ्रीक्वेंसी की तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो दोनों फार्मूला है ना, जो फ्रीक्वेंसी का मैंने इससे पहले बताया था, और ये फार्मूला, ये दोनों बड़े काम के हैं। और इस फार्मूले से भी अगर आप यूनिट निकालोगे तो 1/t, टाइम का यूनिट मैंने आपको सेकंड बताया तो एफ 1/सेकंड हो जाएगा, और 1/सेकंड का मतलब होता है हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी जो तादाद होती है बेसिकली वो बराबर है 1/t के, जिसको फर्दर हम लोग आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, चौथी डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो आप पढ़ चुके हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान का जो सबसे छोटा फासला होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेसिफिक मकसद है। डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन उसका मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यह है वो डिस्टेंस जो कि बॉडी कवर करती है फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी उसको रिपीट कर दूंगा जब आपको फिगर दिखाऊंगा। तो मीन पोजीशन से जो फासला तय करती है बॉडी किसी भी वक्त, किसी भी इंस्टेंट, तो वो उस लम्हे की डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो गया मीन पोजीशन से, 2 सेकंड में कितनी दूर हो गया मीन पोजीशन से, 3 सेकंड में कितनी दूर हो गया मीन पोजीशन से। तो बेसिकली बात यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने मेजर करना है फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, और मीन पोजीशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको डिनोट किया जाता है एक्स से, इसको हम एक्स से जाहिर करते हैं, और एक्स से जाहिर करने के अलावा क्योंकि ये डिस्टेंस है तो उसका एस आई यूनिट होता है मीटर। ठीक है, मीटर में उसको मेजर करते हैं जो कि उसका एस आई यूनिट है। ठीक है, अच्छा अब ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वो समझो। मिसाल के तौर पे यहां से हमने एक पेंडुलम को हैंग किया हुआ है। पेंडुलम से जरा आसानी से बात समझ जाओगे, वैसे तो स्प्रिंग वाली बात भी सही है। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम यहाँ पर है। ठीक है, हमने उसको क्या किया, हमने उसको यहाँ तक डिस्प्लेस कराया। मैं इसको यहाँ तक खींच के लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको खींच के लेकर आ गया और फिर मैंने इसको रिलीज करा। तो ये रिलीज हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लेट से 1 सेकंड बाद वो इधर आ गया, 1 सेकंड बाद वो यहाँ तक आ गया। तो 1 सेकंड में उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो वो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से नापेंगे। तो लेट से वो 10 सेंटीमीटर के फासले पे था मीन पे। फिर जब 2 सेकंड गुजर गए तो लेट से वो यहां तक आ गया था। जब वो यहां तक आ गया था वाइब्रेट होते होते, तो फॉर एग्जांपल अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 5। फिर वाइब्रेट होते होते एक टाइम बाद यहां पर आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम मीन पोजीशन से ही फासला नापेंगे। मिसाल के तौर पे ये हो गए 3, ये 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमें मीन से ही मेजर करनी है। वो जितनी भी आए, 10 आए, 15 आए सेंटीमीटर, हमने यहीं से मेजर करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट की लॉजिक ये है कि वो फासला जो कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी कवर करती है फ्रॉम मीन पोजीशन किसी भी लम्हे, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है उस लम्हे की। और उसको हमेशा कहाँ से नापना है, उसको हमेशा हमेशा आपने नापना है मीन पोजीशन से। मीन ये वाली पोजीशन होती है जो सेंटर वाली होती है, और ये जो होते हैं ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर जाता है, इनको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहाई। एक्सट्रीम कहते हैं इंतहाई को, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और सेंटर वाली कहलाती है मीन पोजीशन। इसी तरीके से जो आखिरी डेफिनेशन है हमारे पास वो है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो इंतहाई फासला कोई बॉडी कवर कर सकती है, मैक्सिमम फासला कवर कर सकती है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और यकीनन जब किसी बॉडी को वाइब्रेट कराया जाता है तो पहला कितनी दूर ले जाके छोड़ा वही दरअसल उसका एम्पलीट्यूड बन जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो बॉडी दूर नहीं जा सकती, और मैक्सिमम फासला है जहां तक बॉडी फासला तय कर लेती है। और अगर इसकी बात की जाए, इसको डिनोट किया जाता है एक्स नॉट से। ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स के आगे नॉट लगाते हैं। नॉर्मली एक्स लिख देते हैं तो वो जाहिर करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और अगर एक्स नॉट लिख देते हैं तो फिर वो जाहिर करता है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का मतलब है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और उसकी लॉजिक ये है, अगर ये पेंडुलम है मिसाल के तौर पे, तो इसकी कोई ना कोई मीन पोजीशन होगी। लेट्स से ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये है इसकी मीन पोजीशन। अब ये इंतहाई कहाँ तक जा रहा है,
इसमें यहां तक जा रहा है और इसमें यहां तक जा रहा है। तो ये जो फासला है ना, जो ये मैक्सिमम कवर कर रहा है एक्सट्रीम तक, ये एक्सट्रीम पॉइंट है और ये इस तरफ का इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। तो मीन से लेके जो एक्सट्रीम तक का फासला होता है, जो इसने इंतहाई फासला तय किया है यहां तक का, उसी को कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड। देखो डिस्प्लेसमेंट में कह रहा था कि एक सेकंड बाद भी नाप सकते हो, 2 सेकंड बाद, लेकिन जो सबसे इंतहाई फासला आप मेजर कर सकते हो वो हो सकता है एक्सट्रीम तक का। तो समझ लो कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये कहां से कहां नापते हैं, ये हम नापते हैं मीन टू एक्सट्रीम जो फासला होता है उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब एक काम और करना है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं चाह रहा हूं कि उसका एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर लें, और वो टर्म है वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी। हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं वेव स्पीड के लिए, और उस फॉर्मूले को फिर यूज करेंगे इन न्यूमेरिकल्स। फॉर एग्जाम्पल एक वेव बना के दिखाता हूं मैं आपको। पहले एक वेव बना लेते हैं। एक वेव है फॉर एग्जाम्पल, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है, ठीक है, या आप उससे भी कर सकते हो लॉन्गिट्यूडनल से, बट ट्रांसवर्स से आसान है। तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, ठीक है, ये एक वेव होती है। एक वेव की लंबाई को कहते हैं वेव लेंथ, जिसका एक सिंबल है लैम्ब्डा, ठीक है ना, इसका ये सिंबल है लैम्ब्डा, इसको पढ़ते हैं LAMBDA, दैट इज लैम्ब्डा। इस किस्म का कुछ सिंबल बनता है, ठीक है जी। और मिसाल के तौर पे ये कितने टाइम में यहां से यहां ट्रेवल कर रही है, तो वो टाइम, एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है, इट इज नोन एज टाइम पीरियड। वेवलेंथ की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, वेवलेंथ की डेफिनेशन हो जाएगी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है दो क्रस्ट, कंसेक्यूटिव क्रस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान में, ठीक है ना। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बना रहा है, एक वेव बना रहा है, और उसकी लंबाई को हम वेवलेंथ कह रहे हैं। बाकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, उनको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक वेव जो ट्रेवल करती है उसको बनने में कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो अगर मैं डेफिनेशन ऑफ स्पीड के मुताबिक चलूं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, स्पीड की डेफिनेशन के मुताबिक स्पीड बराबर होती है कितना डिस्टेंस कवर हुआ और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में कवर हुआ, ठीक है। अगर वेलोसिटी होगी तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिलहाल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है लैम्डा के बराबर, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हो रहा है, तो वो बराबर है कैपिटल टी के। तो वेव स्पीड का एक फॉर्मूला बन सकता है कि v बराबर हो जाएगा लैम्डा ओवर टी के। बट इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इनटू 1 ओवर टी, ठीक है ना। टी को थोड़ा सा अलग करके लिख दिया, एंड ये जो हमने टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लिया है 1/t, तो ये है डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला उस लेक्चर के अंदर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं फॉर्मूले, क्या चक्कर चल रहा है, तो बिल्कुल पहले लेक्चर पे चले जाओ इस चैप्टर के, वहां पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं बता भी दूं, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। लैम्डा एफ कर दो, एफ लैम्डा एक ही बात है। ये जो फॉर्मूला है बड़ा ही अहम है, जिससे हम v किसको शो कर रहा है, v शो कर रहा है वेव की स्पीड को, कि वेव स्पीड कितनी है, ये आ गई वैल्यू ऑफ v। फिर f जाहिर कर रहा है किस चीज को, f जाहिर कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। जो भी टाइम होगा, जो भी टाइम गिवन होगा, उस नंबर ऑफ वेव्स को डिवाइड करा देंगे उस टाइम से। और लैम्डा याद रखिए, लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेव लेंथ, ठीक है। और व्हाट इज वेव लेंथ, वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, सॉरी ट्रफ्स, यानी कि लगातार दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। तो इसकी भी डेफिनेशन आती रहती है, मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इंशाल्लाह मैंने भरपूर कोशिश की आपको समझाने की। कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। अल्लाह हाफिज एंड ऑल द बेस्ट।